पहले कि हम ये बताएं कि 10,000 लीटर दूध आएगा या नहीं आएगा, मैं आपको ये बात बता दूं कि जो लोग प्योर फ्रीजियन गायें रखते हैं 100% प्योर, वहां पे अक्सर गायों का 305 दिन का सूबे का दूध तकरीबन 8500 से 10,000 के बीच में चल रहा होता है। ये मैं आपको फैक्ट्स बता दूं। आप देख लें, आप यहाँ पे बैठे हैं और आप सीमन सिलेक्शन सीख रहे हैं। पहले तो ये अपॉर्चुनिटी ना हमारे पास थी ना किसी को पता ही था। जैसे इंडस्ट्री इंप्रूव होती है, डेवलप होती है, फिर चीजें लोग भी सीखते हैं, फिर सिखाने के लिए प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो बात समझिएगा कि एक जानवर का दूध ही थोड़ा है, 2000 लीटर या 2500 लीटर है, इसको इंप्रूव करना आसान है। एक जानवर ऑलरेडी 10,000 लीटर पे खड़ा है, अब इसको 10,000 से ऊपर लेके जाना है, क्वाइट अ जॉब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सवाल ये है कि सीमन सिलेक्शन में जब आप कैटलॉग देखते हैं तो दो चीज़ें समझना चाहते हैं कि एक तो लिखा होता है मिल्क के आगे जमा 100 जमा 600 जमा 816 जमा 1500 जमा 2200। एक तो ये समझना चाहते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। दूसरा समझना ये चाहते हैं कि जो सीमन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इसके इस्तेमाल से आने वाली वच्छी का दूध कितना बढ़ेगा। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, या ये सवाल पूछा जाता है कि ये मेरी वच्छी खड़ी है, इसको कौन सा सीमन लगाऊं कि आने वाली वच्छी का दूध 40 लीटर हो जाए। ये दो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन हैं जिनका भी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये बता दूं कि इस वक्त फील्ड में समझा क्या जाता है। एक तो पहले ये बताना चाहता हूँ कि एक परसेप्शन क्या है। परसेप्शन ये है कि अगर गाय का दूध है 4000 लीटर, कितना 4000 लीटर, सर नजर आ रहा बोर्ड। अगर आपने उसमें सीमन रखा किसी ऐसे जानवर का जिसका दूध है 16,000, आपने को महंगा टीका खरीद लिया, बड़ा दूध है जानवर का जी 16,000, ठीक है, तो बताया ये जाता है कि 2000 लीटर दूध मां से आ जाएगा, 4000 का हाफ, 8000 लीटर दूध जो है ये बच्चे से आ जाएगा, 16,000 का हाफ। दोनों को जमा कर दें तो दूध बन जाएगा 10,000 लीटर। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये 10,000 लीटर दूध आ जाएगा। इससे पहले कि हम ये बताएं कि 10,000 लीटर दूध आएगा या नहीं आएगा, मैं आपको ये बात बता दूं कि जो लोग प्योर फ्रीजियन गायें रखते हैं 100% प्योर, वहां पे अक्सर गायों का 305 दिन का सूबे का दूध तकरीबन 8500 से 10,000 के बीच में चल रहा होता है। ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? ये आपको हकीकत से मैं आपको जो ना वो रोशनास करवा रहा हूँ। बहुत कम जानवर हमारे पास ऐसे होते हैं जो 10,000 को प्लस करने में कामयाब होते हैं, जो 11,000 पे या 12,000 पे जाते हैं। मैं कितने दिन की बात कर रहा हूँ? 305 दिन के जो स्टैंडर्ड्स हुआ है। अब एक जानवर आपसे गब्बर ही लेट हुआ है, उसने दूध दिया आपको 400 दिन, वो तो सारी बात है 10,000 से प्लस कर जाएगा। दूध का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है? 305 दिन के अंदर ये जो दूध है ना 8500 से 10,000, हम लोग अभी यहाँ पे पहुंचे। तो यहाँ भी बताया ये जा रहा है कि 4,000 लीटर दूध करने वाली गाय मार्केट में जो 5.25 साढ़े 5 लाख की मिल जाती है, उसमें ये टीका रखवाओ, अगली वच्छी से 10,000 लीटर दूध ले लो। तो अगर ये इतना ही आसान है तो हम 10-10 लाख की गायें क्यों लेके आ रहे हैं? तो सिंपल हमें क्या करना चाहिए, हम मार्केट में जाएं 5-5 लाख की, 5.5 लाख की क्रॉस की गाय खरीद के जो 4,000 लीटर दूध देती है या 5,000 लीटर दूध देती है, उसमें थोड़ा सा कोड़ा घुट करके को अच्छा सोना वखरा प्यारा सा टीका लगा के हम आने वाली बच्ची को 10,000 पे ले जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो पहले सवाल का जवाब कि ये जो कुलिया कानून है ये गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है।
मैं आपको इतना बता सकता हूँ, मैंने जो काम किया क्रॉस ब्रेड के साथ तो 10 साल काम किया, ठीक है। उनमें सीमन रख के नस्ल बाई नस्ल हम आगे चलते गए, तो जो मैं मैक्सिमम किसी पॉइंट पे पहुंचा तो 6000 लीटर था। कितना जी? 6000। मैं 6000 लीटर तक आने में कामयाब हुआ। कहां से? 12 लीटर से। वो गायें जो 12 लीटर दूध देती थी या सूबे का 2500 लीटर दूध देती थी, मुझे 6000 लीटर तक जाने में 3 सूबे लग गए या 4 सूबे लग गए, 4 जनरेशन लगी। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त जिस दिनों में मैंने ये काम शुरू किया था, तब उस क्वालिटी का सीमन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था जो आज है। ये दुरुस्त है कि अगर आज जो सीमन हमारे पास अवेलेबल है, अगर ये मेरे पास 2012-13 में होता तो शायद मैं 1 या 1.5 जनरेशन पहले ये रिजल्ट अचीव कर लेता। तब ना तो अवेयरनेस थी, ना तो पता था कि बुल प्रूफ को पढ़ा कैसे जाता है, ना बेचने वाले को पता क्या बेच रहा है, ना खरीदने वाले को पता क्या खरीद रहा है। बुल की शक्ल दे के और पैसे दे के, मुझे अच्छी तरह याद है 2012 में मैं और ऑनर बैठते थे और सीमन चाहिए, हाँ जी सीमन चाहिए, फोन उठाया, फोन लगाया, हाँ जी सीमन है। और 1300 वाली दो ना 25 पे। दिस वॉज दी सिलेक्शन। क्या थी? 300 रुपए वाली 25 डोने पे, जो अब उसकी मर्जी है 300 में जो मर्जी दे दे। तो सिलेक्शन जो थी वो टोटल जो थी वो प्राइस के ऊपर की जाती थी, ठीक है। क्योंकि पता ही नहीं होता था, ना हमें कुछ पता था और ना फार्मर को कुछ पता था, ना अवेयरनेस जो कंपनी लेवल पे थी। अब तो जगह जगह सेमिनार्स हो रहे हैं। अब आप देख लें, आप यहाँ पे बैठे हैं और आप सीमन सिलेक्शन सीख रहे हैं। पहले तो ये अपॉर्चुनिटी ना हमारे पास थी, ना किसी को पता ही था। जैसे इंडस्ट्री इंप्रूव होती है, डेवलप होती है, फिर चीज़ें लोग भी सीखते हैं, फिर सिखाने के लिए प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हो जाती हैं। तो पहले तो ये बात समझने की कि ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये कि दूध कितना होगा, ये 4000 वाली को 16000 से क्रॉस करवाएं, दूध कितना होगा। तीसरा सवाल ये कि इसके क्रॉस से जो बछड़ी पैदा होगी, क्या वो पीक प्रोडक्शन 40 लीटर करेगी? तो बात ये है कि ना तो इसका जवाब है हमारे पास और ना ही इसका एग्जैक्ट जवाब हमारे पास नहीं। क्यों ब्रदर? ये है जीनोमिक्स। क्या है? जीनोमिक्स। इसमें जो प्रोसीजर इन्वॉल्व है वो है मियोसिस। मियोसिस और माइटोसिस दो चीजें आपने पढ़ी होंगी अगर आपने किसी ने एफएससी की है। जो पौधे रेप्लिकेट करते हैं ना, रिप्रोड्यूस करते हैं, वो माइटोसिस से करते हैं। आपने देखा होगा पौधे पौधे से 100% मिलते हैं, एक पौधा दूसरे पौधे से बिल्कुल मिलता जुलता है। लेकिन कभी आपने देखा कि इंसान इंसानों से कितने मुख्तलिफ हैं, गायें गायों से कितनी मुख्तलिफ हैं? तो ये मियोसिस है। मियोसिस जहाँ भी होगी वहाँ पे जो आने वाली नस्ल है वो डिफरेंट होती है, उसमें वेरिएशन ज्यादा है। अब देखा ये जाता है कि वो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आगे जल्दी चले जाती हैं और वो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आगे लेट जाती हैं। अब मिसाल के तौर पे इसको कहते हैं ट्रेट्स या खूबियां या कैरेक्टर्स, जो आप जब मीटिंग करवाते हो तो उसके नतीजे में आगे जाते हैं। अब यहां पे आ जाए हाइट। हाइट एक ऐसा ट्रेट है जो कि हाईली ट्रांसमिटेबल है। इसकी हेरिटेबिलिटी क्या है जी? बहुत ज्यादा है। आप देखिएगा साहिवाल की गाय को आप फ्रीजन का सीमन रखवाएंगे तो आने वाले बच्चे में डेफिनेटली हाइट ज्यादा होगी, डेफिनेटली ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये करैक्टर डोमिनेट कर रहा है। क्या कर रहा है जी? डोमिनेट कर रहा है। लेकिन जो दूध है ये हाईली हेरिटेबल नहीं है। इसकी जो हेरिटेबिलिटी है ये मॉडरेट टू लो है, लो टू मॉडरेट कह लें आप, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है तो दूध पहले नंबर पे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो पहले से सवाल का जवाब है कि दूध बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ, जो मैंने पिछले 14 साल में किया। हमने अपने हाथों में अल्हम्दुलिल्लाह नस्लें बढ़ी हुई हैं, तो दूध बढ़ता है। कितना बढ़ता है इसका हमारे पास कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं है कि 4000 लीटर दूध है तो क्या अगले सूबे में आने वाली बछड़ी का 6000 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4500 हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये बहुत वेरिएबल है। मियोसिस
मेरे पास एक बछड़ी ऐसी थी, बल्कि गाय ऐसी थी, बिल्कुल देसड़ सुरमई रंग की जनाब, वो छोटी सी पिंकी सी गाय थी, इतनी सी, ठीक है। उसने मुझे दूध दिया पूरे सूबे में, मैक्सिमम जो दिया वो था 8 किलो, फुल जोर लगा के ना, टीके पे पसमा करती थी वो, साहब ला लो किन्नी को देसी होगी, फुल देसी प्रोग्राम। उसके अंदर मैंने सीमन रखा, जो आगे बछड़ी पैदा होती है वो पैदाइशी थी तिल्लड़, मतलब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं उसका थन मर गया होगा, नहीं पता लगा, जब उसने बच्चा दिया तिल्लड़ थी। उसने पहले सूबे में 25 लीटर दूध दिया और सेकंड लैक्टेशन में वो 3 थनों से 30 लीटर को लग गई। माँ का दूध कितना था? 8 किलो। उसका दूध कितना हो गया बछड़ी का? 30 किलो। लेकिन ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि माँ 20 किलो दे रही है और बछड़ी जो पैदा हुई वो 25 किलो दे रही है, वो मन पे नहीं गई। अब ये फैक्टर्स को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम कंट्रोल कैसे करें, कि ये जो इतनी बड़ी वेरिएशन है इसको हम कैसे कंट्रोल करें। तो एक तो ये बात समझ लें कि सीमन जो है सिलेक्शन करके, अच्छा सिलेक्शन करके, यस दूध हम बढ़ा लेते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं एग्जैक्टली हम उसको नहीं बता सकते, नंबर 1। नंबर 2, क्या 40 लीटर वो करेगी? नहीं, वो हम नहीं बता सकते। यस दूध बढ़े, नंबर 1। दूसरा सवाल आपने ये किया कि ये जो लिखा होता है ना, जैसे भी आपको मैंने बुल दिखाया है, उस बुल के साथ लिखा हुआ है प्लस 816, ये लिखा हुआ है, मिल्क के आगे लिखा हुआ है प्लस 816। अब इस 816 का मतलब क्या है? तो ब्रदर, अमेरिका में, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, अमेरिकन ने ना अपने स्टैंडर्ड बना लिए। क्या बना लिए? स्टैंडर्ड। जो पुराना मैंने चेक किया था ना आज से कुछ साल पहले, वो था 13,000 तकरीबन 700 था, राउंड अबाउट। कितना था? 13,700। अभी रिसेंट कोई आ गया है तो मुझे उसके अंदाजा नहीं, ये पुराना मैंने ये चेक किया था। तो इसको उन्होंने स्टैंडर्ड बना लिया अपना। क्या बना लिया? ये इससे ऊपर है, जमा 816 इससे ऊपर है। ये 13,700 क्या है? केजी या लीटर कह लें आप, केजी ऐसे ही। ये क्या है? ये पाउंड है। क्या है? पाउंड। ये 816 क्या है? पाउंड। तो 816 को 2 या 2 पे तकसीम करें, क्या आ जाएगा? किलोग्राम्स आ जाएंगे। तो तकरीबन बन जाएगा 375, मोटा मोटा अंदाजा लगा रहा हूं। तो ये इसमें जमा करेंगे आप, तो बुल का दूध कितना है, ये इसको जो भी वैल्यू आएगी ये बन जाएगी। तो अब समझ आई, ये जो प्लस 816 है ये क्या है? ये जो स्टैंडर्ड मिल्क है ना यूएसए का, ये उससे इतना ऊपर है। अब आप देख सकते हैं जो बुल आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो कितना ऊपर है, 800 ऊपर है, 1000 ऊपर है, 2000 ऊपर है, कितना ऊपर है ये आप देख सकते हैं। ये बात समझ आ गई? अब अगली बात ये है कि वेरिएशन को कंट्रोल कैसे करें, इतनी सारी वेरिएशन। तो वो वेरिएशन को कंट्रोल करने का तरीका होता है रिलायबिलिटी। क्या होता है जी? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप कोई बुल मंगवाना चाहते हैं ना, तो कोई ऐसा बुल आप इंपोर्ट नहीं कर सकते जिसकी रिलायबिलिटी 70% से कम हो। किससे कम हो? अभी जो मैंने आपको बुल भेजा है इसके आगे क्या लिखा हुआ है? 81%, 81% आर लिखा हुआ है। तो इसकी रिलायबिलिटी डाटा की कितनी है? 81%। तो जितना डाटा रिलायबल होगा उतने आगे जो इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अब 2 तरह के बुल आपको मिलेंगे मार्केट में, एक है प्रूवन बुल, एक है जीनोमिक बुल। अक्सर लोग कहते हैं यार ये क्या है, कैसे पता लगेगा? एक है प्रूवन बुल और एक क्या है? प्रूवन बुल वो है जिसकी बच्चियों ने मिल्किंग में आके दूध दे के परफॉर्मेंस करके साबित कर दिया कि हाँ भाई वाकई ये बात जो बात है बुल की बात वाकई ठीक है। जीनोमिक बुल ये होता है कि बुल पैदा हुआ, आपने उसका डीएनए लिया और डीएनए टेस्ट करने के बाद आप बताते हो कि ये बुल ये करेगा, उसके डीएनए की बुनियाद पे, उसके डीएनए की बुनियाद पे। अब ये पता कैसे लगेगा कि बुल जीनोमिक है या प्रूवन है? तो इस बुल के एंड पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डॉटर 0 हर्ट, 0 DTRS 0 हर्ट लिखा हुआ है। तो जिस बुल की डॉटर 0 हर्ट, इसका मतलब ये है कि ये बुल क्या है? ये जीनोमिक है। जो भी डाटा आपको दिया गया है वो डीएनए टेस्ट की बुनियाद पे दिया गया है। तो कोई भी जीनोमिक बुल आप लें
कोशिश करें जो उसकी ये कोई भी जीनोमिक बुल लें, कोशिश करें कि जो मिल्क रिलायबिलिटी है वो 75% से नीचे ना हो। भी ये बुल जो हमने सेलेक्ट किया आप देख सकते हैं इसकी रिलायबिलिटी कितनी है, 81%। जो प्रूवन बुल होगा वहां पे नीचे आपको डॉटर्स का रिकॉर्ड मिलेगा 200, 400, 600, 1000, 2000। उस पे लिखा होता है कि इतनी 1000 डॉटर्स हैं और इतने हर्ड्स में खड़ी हैं, उनके बुनियाद पे, डाटा की बुनियाद पे अब ये बुल का पूरा डाटा। तो ये तरीकेकार है बुल को प्रूवन चेक करने का और जीनोमिक चेक करने का, और ये तरीकेकार है दूध के हिसाब से। इसलिए ब्रदर अच्छा सीमन इस्तेमाल करें और जनरेशन बाई जनरेशन मेहनत करके ही आप अपने हर्ड को, उसकी मिल्क को बेहतर कर सकते हैं। तभी कहते हैं जेनेटिक्स पे काम आसान नहीं है। जेनेटिक्स पे काम है ये ऐसे नहीं है आंखें बंद करके सीमन लगा दिया और आप कहेंगे अगले सूल में दूध बेहतर हो जाएगा, ऐसा नहीं। और एक और बात समझिएगा कि एक जानवर का दूध ही थोड़ा है, 2000 लीटर है या 2500 लीटर है, इसको इम्प्रूव करना आसान है। एक जानवर ऑलरेडी 10,000 लीटर पे खड़ा है, अब इसको 10,000 से ऊपर लेके जाना है, इट्स क्वाइट अ जॉब। जैसे हम गाय लेके आते हैं मंडी से, वो 20 लीटर पे तो थक जाती है, लेकिन ऊपर वाला जो 5 लीटर है, 20 से 25 का जो फासला है, वो बहुत मुश्किल से तय करती है। फिर 25 से 30 के फासले में भाई कई दफा उसका दम टूट जाता है, वो रह जाती है, वो जा ही नहीं पाती। बात समझ रहे हैं आप? मोर एक्सीलेंट काउस सीमन सिलेक्शन इज मोर डिफिकल्ट। अगली नस्ल में उसकी दूध को बढ़ाना इज मोर डिफिकल्ट। ये अक्सर फार्म्स पे मैंने प्रॉब्लम देखा है। मदर्स देयर परफॉर्मिंग वेल, आगे डॉटर्स मदर्स की तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। इसलिए ये हाई टेक्निकल जॉब है। इट्स नॉट लाइक कि बच्चे का काला डब्बा रंग देख के तो उसे सीमन रख दो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो अब आप बताएं जी, आप 4 साल से सीमन लगा रहे हैं, तो अभी जो आपको ये चीज़ें बताई हैं, तो अब क्या आप महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सर, वहाँ पे जैसे रज़ाक, जैसे आपने बताया है कि रज़ाक आते भी और नहीं भी आते, तो मेरे पास भी एक ऐसा जानवर था जिसकी मदर का रिकॉर्ड था कोई 10-12 लीटर। तो मेरे ख्याल 2013-14 में एक मिलिट्री के बुल आया करते थे, मिलिट्री सीमन। उसकी एक फीमेल आई थी जो फर्स्ट 2 सुबह में तो उसने प्रोडक्शन नहीं दी। हमें नहीं पता कि कौन सी ब्रीड है, कैसी नहीं है। तो थर्ड लैक्टेशन में थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट हुआ कि इसको खुराक दीजिए। जब हमने उसको खुराक दी, वो 29 लीटर पे चली गई। अच्छा, अब इसमें समझने वाली बात ये है, एक बात को ज़हन में रखिएगा, आपके पास हॉल्स्टीन फ्रीजियन की तगड़ी बच्ची हो, जीन पूल बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा है, मदर्स का रिकॉर्ड, फादर का रिकॉर्ड, क्या बात है। अगर आप उसको फीड नहीं करते ना, उसने कुछ नहीं देना। फिर पहले सुबह को उसने 8-9 लीटर दिया उसी डॉटर ने। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं देना। इसलिए मैं अक्सर रिक्वेस्ट करता हूँ कि यह सीमन रख के बच्चा लेके काम खत्म नहीं होता। अब आगे इसको पालना इस तरीके से है कि 12 मंथ पे इसको गबन करना है, क्रॉस को 14-15 पे गबन करना है, 2.25 साल पे या 2 साल पे बच्चा लेना है। और बच्चा भी ऐसा नहीं लेना कि छोटे बलूंगड़ी बच्चा दे देगी। क्रॉस का जानवर है तो 500 किलो पे, प्योर जानवर है तो 550 से 650 किलो पे पहला बच्चा होना चाहिए, बॉडी वेट भी पूरा होना चाहिए। आप देखिएगा आपको जानवर दूध देगा। 4 चीज़ों, जेनेटिक्स, जानवर की खुराक, जानवर की सेहत और जानवर की मैनेजमेंट, इनमें 4 में से कोई एक भी मिस कर देंगे तो जानवर दूध नहीं देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाल अक्सर आप लोग पूछते हैं ना, ये दूध के हवाले से, इसमें कुछ चीज़ें आपकी क्लियर ज़रूर हो गई होंगी। कुछ सवाल इसके हवाले से है आप लोगों का? क्लियर है, ये डन है। चलिए आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जुमा अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।